Good morning. Today is 19 January 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. So डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो छोटा आर्टिकल है ये मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच की जो लड़ाई थी, समाजवादी पार्टी यूपी में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके मद्देनजर ये आर्टिकल हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है। नीचे जो आर्टिकल है, ब्रिटेन आपको पता है अलग हो रहा है यूरोपियन यूनियन से, तो किस प्रकार से स्पीच दी उनकी प्राइम मिनिस्टर मे ने और क्या मायने निकाले जाएं उस स्कीम से, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, तो हम इसे डिस्कस करेंगे। और जो बीच का आर्टिकल है वो भी इसी मुद्दे से रिलेटेड है, जो मे की स्पीच थी, यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहा है ब्रिटेन। इन दोनों आर्टिकल्स को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। और क्या ये आर्टिकल दोनों हमारे लिए काम के हैं? बहुत कम काम के हैं सही बताऊं तो, क्योंकि देखिए अगर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से किस प्रकार से अलग हो रहा है उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो वो आर्टिकल से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब वो यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हो रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के आपस में, उनसे हमें क्या लेना देना। खैर थोड़ा सा हम इसे डिस्कस करेंगे ताकि आगे किस प्रकार की इक्वेशन उभर कर आती है उसे हम समझ सकें। ये आर्टिकल देखिए पंजाब से रिलेटेड है, पंजाब पॉलिटिक्स नॉट इंपॉर्टेंट। एंड ये आर्टिकल जो है ओबामा का किस प्रकार का रोल रहेगा ट्रंप के ऑफिस ज्वाइन करने के बाद में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, तो जल्दी से थोड़े इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं इस आर्टिकल से निकालेंगे। और जो ये आर्टिकल है वरुण गांधी ने लिखा है फार्मर के क्राइसिस से लेकर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखा है, फार्मर क्राइसिस से रिलेटेड है। और उसके अलावा आज एक इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल डिस्कस करेंगे और एक करेंगे मिंट का। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए ब्रिटेन अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से, रेफरेंडम में उन्होंने पाया, लेकिन देखिए अब वो अभी तक वो पूरा अलग नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस जारी है इनकी। मान लीजिए देखिए एक जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में पहले ये रह रहे थे जो ब्रिटेन है और जो दूसरे देश, और पूरी जॉइंट फैमिली का नाम था यूरोपियन यूनियन। इनकी किचन वगैरह रसोई सब कुछ सेम था। अब इन्होंने मान लिया कि अलग हो जाएंगे, अलग से घर बनाएंगे, लेकिन अलग से घर अभी बना नहीं है, अभी तक तो उसी घर में रह रहे हैं ये। लेकिन अभी तक इनको टर्म्स डिसाइड करने हैं कि जो बंटवारा होगा किस प्रकार से होगा, जो ये फर्नीचर है मैं लूंगा तू लेगा, या फिर इस प्रकार से जो भी किचन का सामान है कौन लेगा। मतलब इसको प्रॉपर सामान में मत लीजिए, लेकिन कहने का मतलब है कि रिश्ते किस प्रकार से रहेंगे जॉइंट फैमिली जब टूट जाएगी तब, समझ गए, किस प्रकार से आना जाना इनका लगा रहेगा। आगे अब इसी एग्जाम्पल से हम आगे समझने की इसको कोशिश करेंगे। देखिए अब क्या है, अब जिस प्रकार से जब ब्रिटेन ने घोषणा की ना कि हम यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएंगे, तो एक तरह से ना अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी पैदा हो गई कि क्या होगा, कंपनीज जो हैं अभी उनका क्या होगा, किस प्रकार के संबंध रहेंगे अलग होने के बाद में। तो इससे क्या होगा, ट्रेड एक प्रकार से प्रभावित हो रहा है, नया ट्रेड वहां पे जाना नहीं चाहता। अब देखिए मैं मान लीजिए हम ट्रेड कोई मरुनाल मान लीजिए, मरुनाल अगर कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है यूरोपियन यूनियन में, तो ये टाइम क्यों लगाएगा ना वो फैक्ट्री, उसको पता है कि आने वाले टाइम में पता नहीं क्या हो जाए, ब्रिटेन के अलग होने का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा यूरोपियन यूनियन पे, क्या यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमी है वो फेल हो जाएगी, और ब्रिटेन में भी अभी व्यापार नहीं बढ़ रहा है इसी रूप से। तो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है। तो उस अनिश्चितता को तोड़ते हुए इन्होंने थेरेसा मे जो इनकी प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने स्पीच दी, और एक बैलेंसिंग स्पीच थी वो। उन्होंने इसमें अपनी इंटेंशंस भी बताई, वार्निंग भी दी और मोटिवेशनल टॉक भी करी, मतलब उम्मीद, चिंता, ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, सभी तरह की स्पीच मिला के ये बैलेंसिंग स्पीच थी। और उन्होंने साफ साफ एक सिग्नल दे दिया कि जो ब्रिटेन अलग होगा यूरोपियन यूनियन से वो हार्ड ब्री एग्जिट होगा। हार्ड ब्री एग्जिट क्यों होगा, क्योंकि अभी तो देखिए इनका सब कुछ, पहले उम्मीद ऐसे की जा रही थी, उसी एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले देखिए इनकी जॉइंट फैमिली थी और सेम किचन थी, तो पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि चलो अलग तो हो जाएंगे, अलग घर में चले जाएंगे ब्रिटेन वाले, लेकिन जो किचन होएगी वो यहीं से खाना खा लेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी रसोई भी अलग रखेंगे, यानी जो अपनी मार्केट है वो सिंगल मार्केट इनकी पहले थी, उस मार्केट से भी अलग हो जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा। उसके बाद में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि देखिए ये हार्ड डिसीजन था, पहले इनकी सिंगल मार्केट थी, अब अलग हो रहे हैं, लेकिन ये डिसीजन लोगों द्वारा तो लिया गया था, रेफरेंडम में तो यही चूज किया गया था ना। आगे फिर ये नेगोशिएट, डील को इस प्रकार से नेगोशिएट करेंगे कि ताकि सिंगल मार्केट से अलग भी हो जाएं, तो सिंगल मार्केट की जो एक्सेस है वो तो इन्हें मिलती रहेगी ना। इसी एग्जाम्पल पे आइए, रसोई तो मान लीजिए अलग अलग हो जाएगी, लेकिन एक दूसरे की रसोई में आना जाना लगा रहेगा, यानी सामान लेते रहेंगे, ये इसकी सब्जी ले लेगा, ये इसकी सब्जी ले लेगा, यानी एक्सेस होनी चाहिए मार्केट की, ऐसा ब्रिटेन कहता है। समझ गए, थोड़ा ज़्यादा एग्जाम्पल में मत जाइएगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सोचोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बस एनालॉजी क्रिएट करने के लिए ताकि आसानी से समझ आ जाए, याद हो जाए। आगे क्या है, फिर इन्होंने देखिए जो यूरोपियन यूनियन की प्रेस भी की और इनको थोड़ा थ्रेट भी किया। इन्होंने एक तरह से थ्रेट किस प्रकार से किया, ये कहते हैं कि देखिए अगर यूरोपियन यूनियन के साथ अच्छी डील साइन करने को मिलती है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास और दुनिया भी है, हम बाकी बची हुई दुनिया के साथ में डील साइन कर लेंगे अच्छी, और टैक्स इंसेंटिव्स उनको दे देंगे, और जो विश्व की बेहतरीन कंपनीज हैं वो हमारे देश में आके ट्रेड करेंगी, अगर यूरोपियन यूनियन हमारे साथ अच्छे से ट्रेड डील साइन नहीं करता है तो। उसके बाद में देखिए
लेकिन बाकी देशों के साथ डील साइन करने में भी दिखते हैं। आप इंडिया केस ले लीजिए, इंडिया के लोगों को कहाँ आने देता है ब्रिटेन, एक तरह से जो इनका वीज़ा रजीम है इतना सख्त है, तो इस प्रकार के इश्यूज रहते हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ में भी इनके। तो स्कॉटिश का एक इशू क्या है इसमें, आपको पता होगा, देखिए जो यूनाइटेड किंगडम है वो 4 रीजन से मिलकर बना है, एक स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। तो 4 रीजन से मिलकर बना है। पिछले 2-3 साल पहले क्या हुआ था, स्कॉटलैंड में एक रेफरेंडम हुआ था कि क्या आप ब्रिटेन से अलग होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो। मतलब ये चारों चारों रीजन बन के बना यूनाइटेड किंगडम, और इनके अंदर यानी यूके का इंटरनल मैटर था ये, और यूके के एक इंटरनल रीजन स्कॉटलैंड जिसका नाम है, वहां पे जनमत हुआ था कि क्या हमें यूके से अलग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तब देखिए उस रेफरेंडम में मना कर दिया था इन्होंने, और इन्होंने स्कॉटलैंड ने कहा था कि नहीं, हमें यूके के अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन अब दोबारा से इश्यू सामने आ गए। अब स्कॉटलैंड में जो सर्वे हुआ था उसमें तो ये पूरी मेजोरिटी के साथ, थंपिंग मेजोरिटी के साथ ये कह रहे थे कि हमें यूरोपियन यूनियन के साथ रहना है। लेकिन अब यूके तो अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से, तो स्कॉटलैंड वाले यूं कह रहे हैं कि देखिए आप दोबारा से रेफरेंडम करवाइए, हमको आपसे भी अब अलग होना है, क्योंकि हम तो यूरोपियन यूनियन के साथ जाएंगे, हमें आपके साथ नहीं रहना। इस प्रकार की बात कर रहे हैं। आगे क्या है, अब दूसरे आर्टिकल्स के, ये पहले आर्टिकल्स के पॉइंट्स थे, अब थोड़े दूसरे आर्टिकल्स के कुछ अलग पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए केक एंड साल्ट का अच्छा एग्जांपल है, आप अपने ऐसे में यूज कर सकते हो। क्या है ये एग्जांपल, ब्रिटेन क्या चाहता है, ब्रिटेन यूं चाहता है कि केक को वो खाना भी नहीं चाहते और अपने पास भी रखना चाहते हैं, यानी यूरोपियन यूनियन के अंदर रहना भी नहीं चाहते, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन के अंदर रहने से जो उनको प्रॉफिट मिलता था वो उसे भी लेना चाहते हैं। इस तरह की बात कही उनके एक बंदे ने। तो यूरोपियन यूनियन के दूसरे बंदे ने बात कही, यहाँ पे केक वगैरह कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे सिर्फ नमक मिलेगा आपको, नमक। यानी यूरोपियन यूनियन ने एक तरह की थ्रेट दी कि जल्दी से आप अलग हो जाओ और आपको ऐसी कुछ बढ़िया डील मिलने वाली है नहीं। तो एग्जाम्पल कहीं ऐसे वगैरह में यूज कर सको तो। और दूसरा देखिए इशू आता है कि जो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यूरोपियन यूनियन कहता है कि जो फायदा भी उठाना चाहता है, लेकिन कॉमन मार्केट के जो 4 रूल्स हैं, जैसे कि फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल और शेयर्ड लॉज एंड रेगुलेशंस, जो कंपटीशन पॉलिसी है वो सेम होनी चाहिए, और कॉमन टैरिफ होने चाहिए जब बाकी के देशों के साथ डील करें। फायदा तो उठाना चाहता है, लेकिन ये 4 कंडीशंस फॉलो नहीं करना चाहता ब्रिटेन, और ऐसा दूसरे केसों में भी लागू होता है। ब्रिटेन क्या चाहता है, ब्रिटेन दूसरे देशों के साथ डील तो करना चाहता है जैसे कि इंडिया, लेकिन इमिग्रेशन के मुद्दे पर वो भी चुप्पी साध लेते हैं। जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जा नहीं सकते, मतलब काफ़ी कम स्टूडेंट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सख्त वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हम पे लगा रखे हैं। तो वही बात सामने निकल के आती है, हम भी ये कहते हैं कि आप हमारा ट्रेड तो चाहते हो, लेकिन आप हमारे बच्चों को नहीं चाहते। इस तरह की बात हम कहते हैं कई बार। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हो, यू वांट आवर ट्रेड बट यू डोंट वांट आवर चिल्ड्रंस। तो ब्रिटेन चाहता क्या है, ब्रिटेन के एम्बिशंस हैं क्या। ब्रिटेन देखिए कुल मिला के एक तो वैसे अच्छी बात है ये कि कम से कम एक अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितता थी, वो तो खत्म हुई एक प्रकार से। उन्होंने साफ साफ सिग्नल दे दिया इसमें कि स्पीच ने कि किस प्रकार से हमारी प्रोसेस रहने वाली है, ये पूरी जो अलग होने की है यूरोपियन यूनियन से। फेस्ड वाइज ये इंप्लीमेंटेशन करेंगे जो ये एग्जिट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन से, क्योंकि एकदम से करेंगे तो पूरा इनका जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा और बिजनेस को टाइम नहीं मिलेगा अडॉप्ट होने में। तो इसलिए ये फेज वाइज चलेंगे। दूसरा जो है वही सेम बात, जो टैरिफ फ्री ट्रेड है एक दूसरे से। और देखिए ये कि पहले इनकी कस्टम यूनियन थी। कस्टम यूनियन पता क्या होता है, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। कस्टम यूनियन होता है कि जब आपस के देशों में, यानी ABCD 4 देश हैं, इनके आपस में तो देखिए ट्रेड फ्री है, कोई भी यहाँ से इसका सामान यहाँ आ सकता है, इसका सामान यहाँ आ सकता है, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये चारों मिलके ये डिसाइड करेंगे कि दूसरे देशों के साथ में क्या ड्यूटी लगाई जाए, यानी और EFGH ये 4 देश अलग हैं। तो अब ये 4 देश मिलकर सेम ड्यूटी लगाएंगे इन चारों देशों पर, यानी इनकी कस्टम ड्यूटी सेम होगी, साथ साथ मिलकर खेल रहे हैं। ये बात यही है, ये होता है कस्टम यूनियन। और दूसरा ये कहते हैं कि अल्दो ये अलग हो रहा है ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ये डील चाहेगा, जैसे कि अगर फुल मेंबर नहीं सही तो कुछ ना कुछ ऐसे करके कुछ एसोसिएट मेंबर बन जाए, या फिर कुछ नया एग्रीमेंट साइन कर ले। इस प्रकार की बात चाहते हैं। जो मे थी, इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जो यूके है अब डील साइन करने जा रहा है, इंडिया के साथ में बातचीत चल रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत चल रही है, न्यूजीलैंड के साथ भी बातचीत चल रही है। तो जल्द ही हम इनके साथ में कुछ नया एग्रीमेंट करने वाले हैं। तो चैलेंजेस हैं क्या, चैलेंजेस तो ये हैं कि जो बाकी के नए देशों के साथ में ये एग्रीमेंट करने जा रहे हैं वो लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशंस होंगी। और एक बात ये भी आती है कि जो ब्रिटेन है वो अपनी नेगोशिएशंस को लेकर काफ़ी सख्त है। सख्त कैसे, ये देखिए अपना ये चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से डील साइन करें, टाइम भी हमारा हो, फायदा भी हमारा हो, और हमारी टर्म्स पे हो। कल को कोई दिक्कत आए वो भी हमारे कोर्ट के हिसाब से एड्रेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं चलता ना, ऐसा कौन सा देश है जो इस प्रकार की डील साइन करना चाहेगा। तो यही ये क्रिटिसिज्म भी है, इस प्रकार के चैलेंजेस हैं इनको आगे। और आगे क्या है, इसके अलावा दूसरे चैलेंजेस तो इमिग्रेशन के ही हैं।
इमिग्रेशन को लेके ही तो ये अलग हुए थे यूरोपियन यूनियन में। अब दूसरे देशों के साथ में ये ट्रेड डील साइन करेंगे तो वहां के लोग तो जाएंगे ना, हमारे साथ साइन करेंगे तो हम तो कहेंगे कि आप हमारे लोगों को एक्सेप्ट करो, सर्विस सेक्टर हमारा मजबूत है। लेकिन ब्रिटेन वाले चाहते नहीं, तो अब इनको फिर दिक्कत आएगी। और दूसरा, ये ब्रिटेन कहता है कि देखिए जो इमिग्रेशन है उस इशू ने हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला है। इवन स्कूल्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ओवरबर्डन्ड हो गया है, इसीलिए हम इमिग्रेशन को अलाउ नहीं करते। हाँ, ये वही बात है कि लास्ट में की क्लैरिटी तो आई, नेवरदलेस कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी कॉन्ट्राडिक्शंस हो, एक प्रकार की जो अनसर्टेनिटी थी वो खत्म हुई, थोड़ी तो अनसर्टेनिटी आई। और देखिए उसके बाद में क्या है, कुल मिला के अब ब्रिटेन ने मुद्दों को पहचानना शुरू कर दिया है। उनको पता है कि जो कम्युनिकेशन है और अब ब्रिटेन के जो किनारे हैं वहाँ से आगे हट के दूसरे देशों से संपर्क हमें बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो इनके प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने यूरोपियन मीडिया से भी खास करके क्वेश्चन मांगे कि आप बताइए कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं। और नए साल के बाद में इन्होंने क्या है, वीकली फॉरेन प्रेस ब्रीफिंग भी स्टार्ट करी है। तो ये सब हमारे कहाँ काम आएगा, ये यूपीएससी में थोड़े ना लिखेंगे वीकली प्रेस ब्रीफिंग उन्होंने स्टार्ट किया, बस कहानी है, सुनने के लिए है। आगे क्या है, क्लैरिटी अब दे दी है, बस ये इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। तो अगला आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी से इसे खत्म करते हैं। तो बराक ओबामा, देखिए अभी आपको पता होगा कि बराक ओबामा सत्ता में अभी जा रहे हैं और ट्रंप सत्ता संभालने जा रहे हैं 20 जनवरी से। तो ओबामा ने जो फेयरवेल स्पीच दी, उस स्पीच में उन्होंने अपने आप को एक नए अवतार में दिखाया। उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से मैं ह्यूमनिस्ट अप्रोच रखता था, किस प्रकार से मैं एक स्टेट्समैन की अप्रोच रखता था, किस प्रकार से ओबामा ने बताया कि मैंने रेशियल हार्मनी को कम करने की कोशिश करी और टेंशंस जो हैं ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में उसको भी खत्म करने की कोशिश करी। उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार से मैंने कोशिश करी कि वार को एलिमिनेट कर दिया जाए। और जो लास्ट जाते जाते उन्होंने 3 स्टेप्स लिए, वो भी उन्हीं इसी अप्रोच का एक हिस्सा था। उन्होंने इजराइल के खिलाफ में स्टैंड लिया, तो वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि जो मेरा स्टैंड है मोरल स्टैंड है। उन्होंने नाटो को सपोर्ट प्रोवाइड करी और उन्होंने जाते जाते रशिया के जो डिप्लोमेट्स थे उनको भी एक्सपेल कर दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, उन्होंने जाते जाते ये स्टेप्स लिए। लेकिन अब आर्टिकल लिखने वाले कहते हैं कि अब उनको एक क्रूशियल रोल निभाना चाहिए और उनके पास में इतनी एनर्जी, इतनी इंटेलिजेंस या फिर इतनी इमेजिनेशन है कि वो प्रेसिडेंशियल पावर्स के बिना भी एक सिटीजन की तरह काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और ये ज़रूरत भी है अभी अमेरिका को। अभी वो अपने आप को देखिए यूएस सिटीजन्स की कंसाइंस के तौर पे अपने आप को दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आने वाला जो टाइम है ना अमेरिका में काफ़ी अनसर्टेन रहने वाला है। जिस प्रकार से अब ट्रंप की जो पॉलिसीज है उन पर डिपेंड करेगा। ट्रंप ने जिस तरह की बातें की थी इलेक्शन के दौरान में, अगर वो वैसी ही पॉलिसी अपनाते हैं तो डेफिनेटली दुनिया में काफ़ी कुछ उथल पुथल होने वाला है वैसे। क्योंकि अगर रशिया और अमेरिका की दोस्ती हो गई तो उथल पुथल तो हो ही गया ना। क्योंकि पहले रशिया, चाइना और पाकिस्तान इनकी तिकड़ी बनने वाली थी। खैर हमें तो फ़ायदा ही होगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, फ़ायदा नुकसान तो बाद में ही पता लगता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। आगे देखिए जो हॉस्टिलिटी है, यानी अमेरिका मीडिया की जो हॉस्टिलिटी है ट्रंप के साथ में, वो ट्रंप के खिलाफ में काफ़ी ज़्यादा है। तो यह भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ओबामा, क्योंकि वो एक तरह से ऐसे काउंटर करे ट्रंप की पॉलिसीज़ को ताकि ट्रंप भी कन्विंस हो जाए कि ओबामा की पॉलिसी से दूर जाना वो एक नुकसानदायक साबित हो सकता है। अगर ट्रंप नज़दीक जाना चाहते हैं रशिया के तो ओबामा इस पे काम आ सकते हैं। ओबामा को वो बात याद दिलानी चाहिए कि जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की है, कि रशिया तो अपने जो न्यूक्लियर आर्सनल है उसको बढ़ा रहा है, और जो हमारा अमेरिका का उद्देश्य होना चाहिए वो वर्ल्ड ग्लोबल जीरो को पूरा करने का होना चाहिए। तो प्रीलिम में आ सकता है वैसे ग्लोबल जीरो होता क्या है। ग्लोबल जीरो एक तरह से जो न्यूक्लियर वेपन्स को, यानी जीरो न्यूक्लियर वेपन्स, इस प्रकार का ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करना है वर्ल्ड के अंदर से। तो इस इनिशिएटिव को कहते हैं ग्लोबल जीरो। उसके बाद में प्राग स्पीच ओबामा ने दी थी। इस स्पीच में ओबामा ने कहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करना है हमें दुनिया से। और जो दूसरी बात यह है कि ट्रंप कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज तो कुछ होता ही नहीं है और ये सिर्फ होक्स है। देखिए जब आईपीसीसी की रिपोर्ट्स और जो काफ़ी सारी ऐसी रिपोर्ट्स थी जिन्होंने साफ साफ बता दिया कि अब जो ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है। और हालांकि लेकिन ट्रंप वो हैं अभी भी कंजर्वेटिव हैं, तो ओबामा इस बात को लेकर काउंटर कर सकते हैं ट्रंप को और प्रेशर बना सकते हैं ट्रंप पे कि वो जो पेरिस क्लाइमेट चेंज का एग्रीमेंट साइन हुआ था उसको ना तोड़ें। और जो अगला जो इशू आता है ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर, ईरान न्यूक्लियर डील से देखिए अभी काफ़ी सारे फायदे हुए हैं। ओबामा यहाँ पे भी काउंटर कर सकते हैं अभी ट्रंप को, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि डेटर कर सकते हैं ट्रंप को कि वो इस डील को ना तोड़े। क्योंकि देखिए इनका तर्क ये है कि जो
ईरान डील है, ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील साइन की थी उससे काफ़ी सारा फायदा हुआ है। किस प्रकार का फायदा हुआ है कि एक तरह से अभी तो ट्रांसपेरेंसी हो गई है ईरान में क्या कुछ चल रहा है, अभी वर्ल्ड अथॉरिटीज़ को पता है कि क्या कुछ चल रहा है। और उनका जो पहले इनरिच्ड न्यूक्लियर जो यूरेनियम था जिससे न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं वो काफ़ी कम हो गया है, 98% वो कम हो गया है। यानी अब वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे तो भी उनको टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, और वर्ल्ड को पता लग जाएगा कि वो अब बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये फायदा हुआ है न्यूक्लियर डील साइन करने का ईरान के साथ में, और इसे नहीं तोड़ना चाहिए ट्रंप को। यहाँ पे भी कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि एक मोरल फोर्स की तरह काम कर सकते हैं ओबामा। तो ये पूरा आर्टिकल था। बस ये इस पे नहीं बनता क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बनता, सुन लिया बस भूल जाओ अब इसको। सुनाया क्यों? सुनाया इसलिए देखिए कि आप सोचते हो कई बार कि जब इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो क्यों हमने डिस्कस किया। कई बार ऐसा होता है कि देखिए ये आर्टिकल्स होते हैं इन पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन फ्यूचर में जो आर्टिकल्स आते हैं ना उनका कंटेक्स्ट ये आर्टिकल्स जो तैयार कर देते हैं। लाइन वाइज सिस्टमेटिक ढंग से हम चलते हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कंटेक्स्ट समझ रहे हैं, तो हमें कभी समझने को दिक्कत नहीं आती, इसलिए हम डिस्कस करते हैं। पेपर में ये काम नहीं आते। चलिए अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। वरुण गांधी ने आर्टिकल लिखा है फार्मर सुसाइड से रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि इन द रिसेंट टाइम जो फार्मर के सुसाइड्स हैं बढ़ते जा रहे हैं, और उसके बाद में भी जब गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाए हैं फार्मर्स की वेलफेयर के लिए, तो क्या रीजंस हैं इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो एग्रेरियन क्राइसिस है इनको कैसे सोल्व किया जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़े फैक्ट्स हैं, अगर याद कर सको तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर देखिए जब, क्योंकि ये फैक्ट्स तब काम आ जाते हैं जब ये, अब मान लीजिए अब इस तरह का क्वेश्चन कोई आ जाए फार्मर के सुसाइड या फार्मर्स की प्रॉब्लम पे, तो हमें इस तरह का कोई एक आधा फैक्ट याद हो तो हमारा आंसर काफ़ी वैल्यू एडिशन हो जाता है। अगर नहीं याद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्क्स घट जाएंगे बहुत ज़्यादा। ये कहते हैं कि देखिए 2632 फार्मर्स ने सुसाइड किया पंजाब के अंदर में 1995 से लेकर 2015 के बीच में, और यह उस धरती पर जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। और अकेले मानसा डिस्ट्रिक्ट में 1334 फार्मर्स ने सुसाइड किया। अगर जो लेबरर्स यानी मजदूर जो खेत पर काम करते हैं उसके नंबर भी इसमें जमा कर दिए जाएं तो 4687 लोगों ने सुसाइड किया, फार्मर्स ने सुसाइड किया। और अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखें तो 2195 मार्जिनल फार्मर्स ने सुसाइड किया और 2015 के अंदर में, और उसमें से अकेले 834 थे वो महाराष्ट्र के थे, और 3618 फार्मर्स स्मॉल फार्मर्स ने सुसाइड किया, ड्रास्टिक स्टेप लिया। बस इतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, पहला याद कर लेना आप, नहीं तो ये वाला याद कर लो, सिर्फ ये वाला फैक्ट ये भूल जाओ। आगे क्या आता है ऐसे क्या करोगे आप, क्या कर सकते हो, एक डेटा की ना अलग से छोटी नोटबुक बना सकते हो। जो डायरी नहीं आती कोई 30 रुपए की डायरी या फिर ऐसी छोटी डायरी, उस डायरी में ना छोटे छोटे फैक्ट लिख लिया करो, सिर्फ फैक्ट्स की डायरी, ये फिगर्स होती हैं, और उसको बार बार अगर हम रिवाइज करेंगे ना तो हमें याद होते जाएंगे। जैसे अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा जो स्थान है 130, प्रीलियम के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मेंस के लिए कह रहा हूँ, अगर ये सब लिखेंगे तो कितना स्थान है, तो एग्जामिनर को यूं लगता है कि हाँ भाई पढ़ के आया है बंदा। आगे क्या है, स्मॉल फार्मर्स हैं, देखिए वो काफ़ी चीज़ों से ग्रस्त हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर क्राइसिस, और ये सिर्फ देखिए ड्रोट प्रोन स्टेट्स में नहीं, ड्रोट प्रोन स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र नहीं, बाकी स्टेट्स में भी ऐसा ही है। तो जो मेन रीजंस हैं, जैसे पंजाब का एग्जांपल दे रहे हैं, पंजाब का मेन एग्जांपल में देखिए जो कॉटन क्रॉप थी, यानी कपास की जो खेती थी वो ग्रस्त हो गई, यानी सफ़र करी इस बार, वाइटल्ड वो हो गई वाइट फ्लाइज के कारण में। सफ़ेद मक्खी का आपने नाम सुना होगा, हरियाणा पंजाब में काफ़ी फेमस था ये सफ़ेद मक्खी का इशू। कॉटन की फसल को ये ख़राब कर देता है सफ़ेद मक्खी, इससे फार्मर्स को काफ़ी नुकसान हुआ। दूसरा जो कहते हैं कि जो मनी लेंडर्स हैं, लोकल जो लाला लोग होते हैं, जिससे किसान जो कर्जा लेते हैं, यानी जिनको किसान को अगर पैसे की जरूरत होती है, तो ये कहते हैं कि आर्टिकल कहते हैं कि जो लोकल मनी लेंडर्स ने जो ब्याज दर है काफ़ी बढ़ा दी है, 20% तक बढ़ा दी है, इससे भी फार्मर्स को नुकसान हुआ है और वो क्राइसिस में आ गए हैं। तीसरा रीज़न बताते हैं कि जो बासमती का जो मार्केट प्राइस था वो काफ़ी कम हो गया है, एक ये भी रीज़न रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा और भी देखिए इनपुट कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट में भी काफ़ी तरह की यू कैन सी दैट इंक्रीज हो गया है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, देखिए अब यहाँ पे ये अलग अलग पॉइंट्स हैं कि ये कॉटन का अलग पॉइंट है, यानी एक आप वेदर का भी जोड़ सकते हो कि अगर यूँ क्वेश्चन आए ना कि क्या रीजन रिस्पॉन्सिबल है कि एग्रेरियन क्राइसिस हैं, तो वेदर एक डायमेंशन, और ये है मार्केट रेट कम हो गया दूसरी डायमेंशन। अब जो ये लोकल मनी लेंडर्स का तीसरी डायमेंशन, फंड्स नहीं है उनके पास में, डायमेंशन है फंड्स, और फंड्स के अंदर में है ये तीसरी डायमेंशन। अब ये सारी की सारी एक ही डायमेंशन है, चौथी डायमेंशन।
अब देख लीजिए, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा ना हो कि अगर यूं क्वेश्चन आए कि फार्मर्स को क्या क्या प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, क्यों एग्रेरियन क्राइसिस रहता है, तो आप सिर्फ ये पॉइंट लिख दो, नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एक ही पॉइंट को बार बार घुमा फिरा के बताए जा रहे हैं। सिर्फ एक डायमेंशन है, इनपुट कॉस्ट की रेट इंक्रीज हो रही है, और उसके ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, समझ गए? तो आंसर में हमें डायमेंशंस कवर करनी है, सिर्फ एग्जांपल्स नहीं कवर करने सिर्फ एक डायमेंशन के। तो क्या कहते हैं, इनपुट कॉस्ट कैसे बढ़ रही है? ये कहते हैं कि पंजाब में मोनोकल्चर है, वीट और पैडी मतलब जो धान होता है, राइस जिसको भी कहते हैं। फिर ये कहते हैं कि जो ट्रैक्टर्स है, सबमर्सिबल पंप्स हैं, इनके रेट बढ़ रहे हैं, जो सीड्स हैं, बीज के रेट बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर के रेट बढ़ रहे हैं, हायरिंग ऑफ लेबर्स भी महंगा हो रहा है, एनिमल जो हायर करते हैं खेत के लिए उनका रेट भी महंगा हो रहा है, इवन जो क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स हैं वो भी महंगे हो रहे हैं। तो कुल मिला के अब आपको समझ में आ गया होगा, तो सब कुछ महंगा हो रहा है। तो अब अगर हम आंसर में यही लिख देंगे कि सब कुछ महंगा हो रहा है, तो वो एग्जामिनर भी कहेगा कि मार्क्स भी महंगे ही हो रहे हैं। आगे क्या है, आगे देखिए सुसाइड्स पे और काफ़ी कुछ थोड़ा इन्होंने लिखा हुआ है। ट्रेडिशनली देखिए हम इल्ज़ाम लगा देते हैं लोकल मनी लेंडर्स पे, हम कहते हैं कि जो लोकल लाला लोग हैं ये जिम्मेदार हैं किसानों के सुसाइड्स के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक जो एनसीआरबी का जो आंकड़ा है, 3000 फार्मर्स ने 2015 के अंदर में सुसाइड किया, लेकिन उसमें से जो 2474 थे, 2474 तो थे, उन्होंने तो देखिए पैसा बैंक से लिया था, तो कैसे आप कह सकते हैं कि जो मनी लेंडर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं? और ऊपर से देखिए मनी लेंडर्स तो सिर्फ जितने लोगों ने सुसाइड्स किया उसमें से सिर्फ 9.8% लोगों ने मनी लेंडर से पैसा लिया था। अगला क्या आता है, आगे आता है कैसे सॉल्यूशंस हैं। ये सॉल्यूशंस काफ़ी अच्छे हैं, इनके सॉल्यूशंस तो आप याद कर लेना। सॉल्यूशन देखिए ये है कि इंक्लूसिव अप्रोच की हमें आवश्यकता है, इंक्लूसिव अप्रोच की हमें आवश्यकता है, और एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी हमें अपनाना चाहिए। ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है? इस प्रकार की अप्रोच ये होती है कि इसमें हम बायोलॉजिकल, केमिकल और मैकेनिकल एंड फिजिकल सभी तरह के मीन्स को हम एक जगह इंटीग्रेट कर देते हैं, और एक ऐसी अप्रोच हम अपनाते हैं ताकि जो पेस्टिसाइड्स ना सिर्फ खत्म हो जाए, बल्कि फ्यूचर में जो पेस्ट है वो हो ही ना, मतलब पेस्ट जो होते हैं, पेस्टिसाइड नहीं पेस्ट, फ्यूचर में हो ही ना, इस तरह की अप्रोच हम अपनाते हैं। इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे देखिए पेस्ट से लड़ते हैं, लॉन्ग टर्म एम्फेसाइज होता है इसमें हमारा। और अगला जो सॉल्यूशन है वो ये कहते हैं कि लोकल की जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उनको सपोर्ट की आवश्यकता है, और इसको गवर्नमेंट को इनको फंड्स देने चाहिए ताकि इनको बाहर से लोन लेना ना पड़े और अंदर ही इनको लोन मिल जाए। फिर ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से काफ़ी फायदा होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे जो कंपनीज हैं पहले से किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि आपकी फसल को हम खरीद लेंगे, इससे किसान भी निश्चिंत हो जाएंगे। अगर थोड़ी बहुत फसल खराब होती है तो प्रॉपर उनको कंपनसेशन भी मिल जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट दे या फिर जो कॉर्पोरेट्स हैं वो दें। आगे एक न्यू जीनोटाइप्स की आवश्यकता है हमें। देखिए आजकल क्या होता है, ये जो पेस्ट वगैरह होते हैं ना, काफ़ी जल्दी ये एक तरह से अडॉप्ट हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है उसके बाद में ये इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितने पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करें, कितना कुछ हम यूज़ करें, फ़र्क नहीं पड़ता उन पे। तो हमें न्यू जीनोटाइप्स की आवश्यकता है ताकि हम उसे काउंटर कर सकें। अगला जो है हमें प्रिसाइज जो फार्मिंग टेक्निक्स है उनको भी यूज़ करने की आवश्यकता है। ये प्रिसाइज फार्मिंग टेक्निक्स होती क्या है? ये देखिए ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो काफ़ी कम रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए सिस्टमेटिक राइस इंटेंसिफिकेशन। अब ये सिस्टमेटिक राइस इंटेंसिफिकेशन जो SRI है, ये काफ़ी कम पानी को यूज़ करता है इरिगेशन में, और इनकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा अच्छी होती है, काफ़ी कम फर्टिलाइजर्स को यूज़ करता है। तो हमें प्रिसाइज फार्मिंग टेक्निक्स की आज आवश्यकता है। आगे क्या है, और दूसरे दो सॉल्यूशंस हैं वो हैं ये कि जो मैन्युफैक्चरिंग फार्म इक्विपमेंट्स हैं जो हम आज काफ़ी मात्रा में जो इंपोर्ट करते हैं, हमें इसको इंडिजिनसली प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि इसका खर्चा भी कम होगा और अपने किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। दूसरी बात आती है कि कोलेटरल रिक्वायरमेंट्स। कोलेटरल होता है देखिए कुछ ना कुछ जो हम गिरवी रखते हैं, किसान जब ब्याज लेता है बैंक से तो कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो जो भी किसान को लोन लेना होता है, जो कोलेटरल जो अमाउंट है वो काफ़ी कम होना चाहिए, इस तरह की बात ये कहते हैं। और पे बैक पीरियड है, कितने टाइम में किसानों को वापस देना है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप 1 साल के लिए लोन दे रहे हो, 1.5 साल के लिए लोन दे रहे हो, कुछ अच्छा खासा टाइम किसानों को देना चाहिए। और कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसका पैसा भी यहाँ पे लगना चाहिए कि किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके, स्किल डेवलपमेंट उनको दी जा सके। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग की भी आज आवश्यकता है। और फंड्स ऐसे देखिए फंड्स जब डिसबर्स किए जाते हैं यानी बांटे जाते हैं, किसानों को लोन जब दिया जाता है तो उसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। और मॉनिटरिंग से फ़ायदा क्या होगा? मॉनिटरिंग से फ़ायदा ये होगा कि देखिए जब वो एक लेवल से ऊपर जाएंगे या फिर अपने लोन का अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। यानी अगर वो लोन उन्होंने अच्छे से यूज़ नहीं किया तो इसका मतलब उन्होंने लोन को ख़राब कर दिया, तो अब उनके पास पैसे हैं नहीं। तो ऐसे ही तो फार्मर्स फिर आगे जाके सुसाइड करते हैं।
तो लोन को अगर हम मॉनिटर करना स्टार्ट करेंगे तो दोनों फायदे होंगे इससे। एक तो उनको गाइडेंस भी मिल जाएगी और एक वो सुसाइड भी नहीं करेंगे आगे जाके, और बैंक्स का जो एनपीओ होता है वो भी बच जाएगा। यानी बहुत फायदे हैं अगर अच्छे से मॉनिटर करें तो। फिर ये कहते हैं कि जो विलेज लेवल लिस्ट बनाई जाए कि कौन कौन से फार्मर्स है जिन्होंने अभी कर्जा ले रखा है, ताकि इनका ध्यान रखा जा सके। अगर फसल खराब होती है तो यही तो पोटेंशियल सुसाइड्स करते हैं, इसलिए विलेज वाइज लिस्ट होनी चाहिए एक। और उसके बाद में आता है देखिए लोन को रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए और इंश्योरेंस के जो क्लेम है वो जल्द से जल्द सेटल किया जाए, काउंसलिंग की जाए उनकी, ताकि वो ऐसा एक्सट्रीम स्टेप ना उठाएं। अंत में कहते हैं कि देखिए फार्मर्स को एक डिग्निटी और रिस्पेक्ट से हमें ट्रीट करना चाहिए। और क्योंकि देखिए काफ़ी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ता है, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, और कई बार जो वेदर की वजह से जब फसल खराब हो जाती है तो काफ़ी गंभीर समस्याओं को इन्हें सामना करना पड़ता है। इसलिए ये रिस्पेक्ट के हकदार हैं, हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं और फूड सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं इंडिया के लिए। और दूसरा देखिए और जो सिस्टमेटिक चेंज आना चाहिए इनकी पूरी सिचुएशन में। अब सिर्फ उम्मीद करने से काम नहीं चलेगा, गवर्नमेंट को ग्राउंड पे कुछ करना भी होगा। ये देखिए ये चीज़ें आप आंसर्स में यूज किया करो, जय जवान, जय किसान, जय वैज्ञानिक। ये 3-4 चीज़ें हैं ना, हमारे देश के जो पिलर्स, हमारे देश की ग्रोथ है वो इन तीनों चीज़ों पे टिकी है। जय जवान, जय किसान और जय वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट होते हैं, पता नहीं एग्जैक्ट नाम कुछ और था, जय जवान जय किसान और तीसरा जय वैज्ञानिक। आगे क्या था? अगला जो आर्टिकल है वो इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल है कि व्हाट इज यूनिवर्सल बेसिक स्कीम, होती क्या है ये यूनिवर्सल बेसिक स्कीम, क्या हमें इसी तरह की स्कीम की आवश्यकता है हमारे देश के अंदर में। आप अपने जो उत्तर है उसको सब्सटेंशिएट कीजिए उदाहरणों के साथ में। इस तरह की ये क्वेश्चन आ सकता है। याद है हमने पहले डिस्कस किया था, ये देखिए ये एक एग्जाम्पल है यूनिवर्सल बेसिक स्कीम का, यानी कुछ मिनिमम इनकम होनी चाहिए लोगों की। तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर है जो सारी ये दिखा रही है हमें बेसिक मिनिमम इनकम सबकी। ये देखिए ऊपर कितनी बढ़िया क्रिएटिविटी है, कितनी बढ़िया पिक्चर है। सम पीपल आर रियली ऑसम। आगे क्या है? आगे आता है कि देखिए जो गवर्नमेंट है, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल कहता है कि गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है। उसके रीजन भी देते हैं हम। ये कहते हैं कि देखिए अभी रिसेंट में जो बजट आने वाला है, तो नोटबंदी के बाद में गवर्नमेंट पे एक तरह का प्रेशर है कि वो कुछ ऐसी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम लेके आए ताकि जनता शांत हो जाए। और फिर ये इसके क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसी जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है वो उसकी हमें आवश्यकता है नहीं। तो गवर्नमेंट 2 चीज़ें कर सकती है, या तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम पूरे देश के जितने 125 करोड़ हैं उनको कुछ ना कुछ इनकम मिले बेसिक, चाहे वो काम करें या फिर ना करें। देखिए ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है ना, इसको लेकर रेफरेंडम हुआ था स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की कंट्री ने पूछा था अपने नागरिकों से क्या आपको एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम चाहिए, तो वहाँ की जनता ने इनकार कर दिया था। उनकी जनता ने रेफरेंडम में डिसाइड किया कि हमें नहीं चाहिए, ऐसे तो कोई काम नहीं करेगा। देखिए कितनी जागरूक जनता है। आज हमारे देश में रेफरेंडम करवा लीजिए इस बात पर, क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम आपको चाहिए? मुझे तो यूँ लगता है 120 करोड़ लोग कहेंगे कि हाँ चाहिए हमें। तो आगे ये देखिए ये कहते हैं कि आर्टिकल लिखने वाले कि जो ये स्कीम है ना, ये डेवलप्ड कंट्री की स्कीम होती है। हमारी डेवलपिंग कंट्री में तो पैसों की भारी कमी है, कैसे हम फंड्स जुटाएंगे इनको फ्री में देने के लिए। और दूसरा जो हमारी तो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो तो 17% है। और वैसे दूसरा ऑप्शन ये भी कहते हैं अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगर ना दें तो दूसरी स्कीम है कि कुछ इस प्रकार से स्कीम चलाई जाए वो रिस्ट्रिक्टेड हो, मतलब थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो लेकिन अच्छी हो वो। जैसे यूपीए गवर्नमेंट ने मनरेगा वगैरह चलाई थी। फिर ये कहते हैं हमारे पास तो देखिए पैसे की पहले ही कमी है, डिफेंस में लगाने के लिए हमारे पास पैसा है नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए लगाने के लिए हमारे पास पैसा है नहीं, और एक्सटर्नल रिलेशंस में हमें लगाने हैं। और फिर हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे जो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम को? और ये हम तब लाएंगे जब हमारे पास में प्रोस्पेरिटी आ जाएगी अच्छी खासी। अभी जरूरत नहीं है ऐसी स्कीम को लाने की। फिर ये कहते हैं कि मनरेगा जो है, मनरेगा की फॉर्म में ऐसी स्कीम तो हमारे ग्राउंड पे पहले ही है। और ये देखिए ऑटोमेटिक जो है वो इसमें एक्सक्लूजन गवर्नमेंट ने कर दिया था जब यह कहा था कि जो मनरेगा में मैनुअल वर्क का प्रावधान होगा तो उसमें से जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो तो अपने आप से एक्सक्लूड हो गए थे, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स अपने आप में शर्म महसूस करते हैं, वो मैनुअल जो वर्क है वो नहीं करेंगे। इस तरह की बात ये आर्टिकल लिखते हैं। फिर ये कहते हैं कि देखिए जो इम्प्लीमेंटेशन है नरेगा है वो अपने इम्प्लीमेंटेशन का जो ऑब्जेक्टिव था उससे भटक गया है और काफ़ी लीगल इंटरवेंशन इसके अंदर में हुई और जो इसका ओरिजिनल पर्पस था वो डिफ्यूज हो गया है। तो आज जरूरत है इसको फिर से री इन्वेंट करने की, और जो नई जो बेसिक इनकम स्कीम जो गवर्नमेंट सोच रही है उसको लाने की जरूरत है नहीं। और इसको जो मनरेगा को जिस प्रकार से गवर्नमेंट आधार से लिंक कर रही है और टाइमली अगर पेमेंट्स रिलीज करे तो यही बहुत है। तो कंक्लूजन यही निकालते कि हमें बेसिक इनकम स्कीम की आवश्यकता नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक मिंट का आर्टिकल ये है, लाइव मिंट का ये आर्टिकल है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है। द हिंदू में आजकल कई बार ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते नहीं है,
तो वैसे हमें दाएं हिंदू से क्या लेना देना, हमें तो जहां इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है पेपर क्लियर करना है हमें तो। देखिए न्यू डायनामिक्स उभर कर आ रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर में, जो हमारे लिए एक सीरियस थ्रेट जो है वो पोज कर रहे हैं हमारे इंडिया के इंटरेस्ट के लिए वहां पे अफगानिस्तान में। तो इंडिया को एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी चाहिए वहां पे न्यू इक्वेशंस के हिसाब से अफगानिस्तान में, इस बात पर टिप्पणी करनी है हमें। अब देखिए, अब मैं एक आर्टिकल ये डिस्कस करके दोबारा इस क्वेश्चन पे आऊंगा कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम टैकल कर सकते हैं। तो ये देखिए ये पूरा ये मैप है, और मैप अभी समझ में आएगा आपको। नई इक्वेशन है क्या, देखिए जो अटैक्स हैं वो अफगानिस्तान के अंदर में बढ़ते ही जा रहे हैं, और रशिया ने कहा है कि रशिया नई पार्टी उभर कर आ रहा है और एक बड़ा रोल निभाने की सोच रहा है रशिया अफगानिस्तान के अंदर में। पहले रशिया चुप था और सिर्फ यूएस को एक तरह से बड़ा ग्राउंड दे रखा था कि जो कुछ करना है वो यूएस वाले कर लीजिए, लेकिन अब रशिया ने कहा कि तालिबान को कहा कि आप वायलेंस को छोड़ दीजिए, और इवन नॉट ओनली तालिबान, वारिंग पार्टीज, जो पार्टीज वार कर रही हैं वो, यानी रशिया ने सभी को ये बात कही। तो इस बात से हमें यह लगता है कि तालिबान तो सिर्फ एक पार्टी है, कई सारी पार्टीज वहां पे लड़ रही है और तालिबान उनमें से सिर्फ एक है। और इसके अलावा मास्को ने क्या किया, मास्को ने एक कॉन्फ्रेंस को वहां पे ऑर्गेनाइज करवाया था जिसमें पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया और चाइना ने भी पार्टिसिपेट किया। तीनों ने वो उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, और किया क्या उन्होंने दो तीन चीजें वहां पे उस कॉन्फ्रेंस में की। एक तो उन्होंने कहा कि देखिए इस बात पर बल दिया कि एक नई थ्रेट अफगानिस्तान में उभर कर आ रही है आईएसआईएस की फॉर्म में, और दूसरा उन्होंने यह डिसाइड किया कि तालिबान के जो लीडर्स हैं जिन पे यूएन ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, उन सैंक्शंस को थोड़ा बहुत हटवाया जाए। क्यों? क्योंकि ताकि तालिबान के लीडर्स पे सैंक्शंस हटेंगे तभी तो तालिबान के लीडर से बातचीत की जा सकेगी। इस तरह की जो चीज़ें डिसाइड करी तीन देशों की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, रशिया, चाइना और पाकिस्तान। ये पता क्या चाहते हैं, ये यूं चाहते हैं, मेनली इनका प्लान यूं है रशिया का कि जो आईएसआईएस है वो एक ज़्यादा बड़ी थ्रेट है, और वो काउंटर करना चाहते हैं आईएसआईएस को तालिबान के थ्रू में। और ये हमारे लिए दिक्कत है क्योंकि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और हमारे भी तालिबान के साथ कोई संबंध है नहीं, और हमारे लिए भी दिक्कत क्रिएट करता है। 1996 से लेकर 2001 के बीच में तालिबान था अफगानिस्तान के अंदर में, और हमारे रिलेशन थे ही नहीं तब अफगानिस्तान के अंदर में, क्योंकि तालिबान वहाँ पे मौजूद था। तो एक तरह से बाद में आर्टिकल यूं कहता है कि देखिए जो ये अप्रोच है रशिया की, वो अप्रोच अब वो मास्को अपने प्रिज्म से इसे देख रहा है। अपने प्रिज्म से कैसे देख रहा है? अब मास्को जो है यानी रशिया सीरिया में लड़ रहा है, और जो रशिया में भी आपको पता होगा चेचेनिया जो है रेडिकल इस्लाम की जो टेररिज्म है वहां पर भी है, यानी कुछ जो टेररिस्ट हैं वो सीरिया में लड़ रहे हैं रशिया के खिलाफ ही। यानी अब रशिया को यूं लगता है कि जब सीरिया में वार खत्म हो जाएगा तो वो जो हमारे जो रेडिकल्स हैं वो हमारे देश में वापस आएंगे, तो आईएसआईएस के अटैक्स बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर में। और दूसरा इनको यूं भी लगता है मास्को कि हमने जो लड़ाई लड़ी है आईएसआईएस के खिलाफ में, हालांकि लड़ी कुछ भी नहीं है इन्होंने, मतलब फॉर्मेलिटी इन्होंने पूरी करी है, ज़्यादा इन्होंने लड़ी है जो असद के रिबल्स थे उनके खिलाफ में ज़्यादा लड़ी है इन्होंने। वो यूं कहते हैं कि देखिए जो आईएसआईएस है वो सेंट्रल एशिया, यहाँ पे देखिए जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज है ना, यहाँ पे देखिए जो कजाकिस्तान और ये सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन यहाँ जो है मॉडरेट मुस्लिम है, यहाँ पे इतना ज़्यादा जो रेडिकल इस्लाम है जो वो नहीं है, और मॉडरेट इस्लाम यहाँ पे है, मतलब अच्छे हैं। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे भी टेररिज्म फैलाने की कोशिश की जा रही है, यानी आतंकवाद का गढ़ बनाने की कोशिश यहाँ भी की जा रही है। तो रशिया को यूं लगता है कि जो सेंट्रल एशिया के कंट्रीज में अगर आतंकवाद आ गया अफगानिस्तान के थ्रू में, तो फिर वो हमारे देश में भी आ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा उसमें। इसलिए रशिया अफगानिस्तान में आईएसआईएस को काउंटर करना चाहते हैं। दूसरा ये कहते हैं, आशंका व्यक्त करते हैं कि या तो ये रीजन हो सकता है, या फिर जो दूसरा रीजन है वो यूं हो सकता है कि वो ओबामा जो जा रहे हैं अभी उनके लिए एक तरह से नया जाते जाते प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं सिर्फ दिखावे के लिए। अगर कुछ भी ये करना चाहें, लेकिन हमारे लिए एक तरह से दिक्कत खड़ी हो गई है, क्योंकि अभी तो हमने अभी अफगानिस्तान को 4 अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स दिए थे तालिबान से लड़ने के लिए, और मिलिट्री असिस्टेंस भी दे रहे हैं। देखिए अफगानिस्तान नहीं लड़ सकता वहाँ पे यूएस के बिना में। अगर ऐसा होता है, अगर ट्रंप मान लीजिए ट्रंप की नज़दीकियाँ बढ़ती है रशिया के साथ में, तो होगा क्या, ट्रंप अपनी फोर्सेस ले जाएंगे अफगानिस्तान की धरती से, यानी यूएस की जो फोर्सेस हैं वो चली जाएंगी अफगानिस्तान की धरती से। फिर ये कहते हैं कि अकेला जो है अफगानिस्तान नहीं लड़ सकता तालिबान के खिलाफ में, उन्हें सपोर्ट चाहिए यूएस की। तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी है, और जो हमने बार बार कहा है कि खतरे की घंटी काफ़ी बार वर्ड रिपीट हो गया। उसके बाद में आता है कि देखिए इंडिया को पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आईएसआईएस जो है वो सिर्फ एक मिथ है। ये जो पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं वो एक तरह से ये मिथ क्रिएट कर रहे हैं ताकि इनका जो वर्चस्व है बना रहे अफगानिस्तान के अंदर में, जो और इनकी जो डोमिनेंस है वो बने रहे अफगानिस्तान की। तो
चाइना तो देखिए पहले इनके झांसे में आता ही था, अब रशिया भी पाकिस्तान के जनरल के झांसे में आ गया और वो तालिबान के साथ में बातचीत करना स्टार्ट कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। बाद में ये कंक्लूजन में ये कहते हैं, यहाँ पे देखिए ये वे फॉरवर्ड में ये कहते हैं कि देखिए हमें तैयार रहना चाहिए। प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होनी चाहिए, सिर्फ एक प्रिंसिपल स्पीचेस देने से यूएन के ग्राउंड पे या फिर कहीं भी काम चलेगा नहीं, हमें तैयार रहना होगा। उनके जो लोकल एथनिक ग्रुप्स हैं, जैसे अफगानिस्तान के अंदर में काफ़ी लोकल एथनिक ग्रुप्स हैं, जैसे कि हजारा हैं, उज्बेक्स हैं, तजाक्स हैं, हमें इन पर्टिकुलर जो एथनिक ग्रुप्स हैं इनसे भी अपने संबंध अच्छे करने चाहिए, ताकि कल को अफगानिस्तान में कोई भी आए, चाहे तालिबान आए या फिर कुछ और आए, हमारे संबंध वहाँ के लोगों से बने रहें। इस प्रकार की बात कहते हैं ये। सो ये अच्छा आर्टिकल था, इसके काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर में। सो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।